There exists in my mind today a real, grave, and reasonable apprehension that this petition will not receive judicial detachment and neutrality required in a criminal case like this. दिल्ली हाई कोर्ट में माहौल गर्म है। बात एक बड़े राजनीतिक नेता और एक मौजूदा न्यायाधीश के आमने सामने आने की है। पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, राजनीतिक प्रतिशोध की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है और एक कानूनी लड़ाई अदालत की चौखट से निकलकर सीधे आपके सोशल मीडिया फीड तक पहुंच चुकी है। तो जब न्याय का तराजू राजनीति में उलझ जाए तब क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। क्या एक मुख्यमंत्री जो एक बड़े भ्रष्टाचार मामले के बीच खड़ा है, अदालत में उठकर यह कह सकता है कि मुझे आपसे निष्पक्ष सुनवाई मिलने पर भरोसा नहीं है? क्या यह निष्पक्षता के लिए सिद्धांतगत आग्रह है, पक्षपात का वास्तविक डर है, या फिर कानूनी शतरंज के बेहद ऊंचे दांव वाला एक सोचा समझा कदम? और जब अदालत के तर्क रिकॉर्ड होकर साझा किए जाते हैं और राजनीतिक हथियार बना दिए जाते हैं, तब न्याय की मूल अवधारणा का क्या होता है? इस कानूनी और राजनीतिक तूफान की बारीकियों में जाने से पहले अगर आप ऐसा विश्लेषण चाहते हैं जो शोर से अलग सच तक पहुंचे, तो कृपया कानून प्लस को सब्सक्राइब करें। हम आपको सुर्खियों के पीछे की असली कहानी बिना उबाऊ लेक्चर के लाकर देते हैं। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए। अभियोजन पक्ष वहां निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती देने आया था जो उनके पक्ष में गया था, लेकिन केजरीवाल की टीम की अलग ही रणनीति थी। वे सिर्फ मुकदमा लड़ने नहीं आए थे, उनका असली निशाना स्वयं न्यायाधीश थी। केजरीवाल के वकीलों ने एक कानूनी धमाका कर दिया। उन्होंने न्यायमूर्ति स्वराणा कांत शर्मा से स्वयं को मामले से अलग करने यानी पूरे केस से हट जाने का आवेदन दिया और उनके कारण बेहद विस्फोटक बताए गए। पहला तर्क यह था कि उन्होंने अधिवक्ता परिषद से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लिया था, जिसे केजरीवाल पक्ष ने वैचारिक रूप से भाजपा और आरएसएस से जुड़ा संगठन बताया। उनका सीधा सवाल था, जब हम उनके प्रमुख राजनीतिक विरोधी हैं तो हमें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद कैसे हो? उन्होंने संभावित हितों के टकराव का मुद्दा भी उठाया और कहा कि न्यायाधीश के बच्चे सॉलिसिटर जनरल के अधीन काम करते हैं, जो केजरीवाल के खिलाफ इस मामले की अगुवाई कर रहे हैं। मुख्य तर्क सिर्फ यह नहीं था कि न्याय होगा या नहीं, बल्कि यह भी था कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। यह समझने के लिए कि हाई कोर्ट में यह टकराव इतना तीखा क्यों हो गया, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस भिड़ंत से पहले केजरीवाल की टीम एक बड़ी कानूनी जीत हासिल कर चुकी थी, जिसने आगे होने वाली हर चीज की जमीन तैयार कर दी थी। समय रेखा सीधी है। पहले आबकारी नीति मामले में केस दर्ज हुआ, फिर मामला ट्रायल कोर्ट पहुंचा। उस अदालत ने अपने सामने मौजूद सामग्री को देखा और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया। अभियोजन पक्ष ने उसी डिस्चार्ज आदेश को तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और इसी तरह मामला न्यायमूर्ति शर्मा की बेंच तक पहुंचा। तो डिस्चार्ज क्या होता है? यह एक्विटल यानी पूर्ण सुनवाई के बाद निर्दोष पाए जाने जैसा नहीं है। डिस्चार्ज बहुत पहले की अवस्था में होता है। इसका अर्थ है कि अदालत यह कह रही है कि अब तक जो सामग्री सामने आई है वह मुकदमा शुरू करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यानी शुरुआत में ही एक बड़ा कानूनी स्टॉप साइन। और यह सिर्फ तकनीकी कानूनी जीत नहीं थी, राजनीतिक रूप से यह केजरीवाल के लिए सोने पर सुहागा थी। इससे उन्हें और उनकी पार्टी को यह कहने का मजबूत आधार मिल गया कि पूरा मामला निराधार राजनीतिक प्रतिशोध है। उन्हें एक सीधा नैरेटिव मिल गया। देखिए, हमने कहा था ना, अदालत भी कह रही है कि यहाँ वास्तविक मामला ही नहीं है। और यही वजह थी कि हाई कोर्ट में अभियोजन की अपील इतनी कड़वी लड़ाई में बदल गई। हाई कोर्ट में लौटे तो यह टकराव दो बिल्कुल अलग कानूनी दुनिया के रूप में सामने आया। एक तरफ केजरीवाल की टीम ने कहा कि पक्षपात की आशंका या उसकी धारणा भर ही काफी है। उनके मुताबिक इतने राजनीतिक मामले में न्यायाधीश के संबंध मायने रखते हैं, क्योंकि न्याय निष्पक्ष दिखाई भी देना चाहिए। दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष, जिसका नेतृत्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे थे, ने बेहद गंभीर आरोप के साथ जवाब दिया। उनका कहना था कि यह निष्पक्षता का मामला नहीं है। उन्होंने इसे बेंच हंटिंग कहा, और बेंच हंटिंग कानूनी जगत में बहुत भारी शब्द है। इसका मतलब है उस न्यायाधीश से बचने की कोशिश करना जो आपको सख्त लग सकता है, और ऐसे न्यायाधीश की तलाश करना जो आपके प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो सकता है। अभियोजन पक्ष ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे तर्क मान लिए गए तो कोई भी व्यक्ति किसी न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर अपना मामला कहीं और स्थानांतरित कराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन विवाद सिर्फ दोनों पक्षों तक सीमित नहीं रहा। इससे पूरी कानूनी बिरादरी में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत माहौल में एक मौजूदा न्यायाधीश के लिए नैतिक सीमाएं क्या हैं? और फिर न्यायिक जगत के शीर्ष स्तर से आई एक आवाज ने इस बहस को और वजन दे दिया। वह आवाज हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस ओका की थी। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे मौजूदा न्यायाधीश होते और उन्हें ऐसा निमंत्रण मिलता तो वे संभवतः किसी भी राजनीतिक पक्षपात की धारणा से बचने के लिए विनम्रता पूर्वक मना कर देते। उन्होंने यह नहीं कहा कि न्यायमूर्ति शर्मा पक्षपाती थीं, लेकिन उनकी टिप्पणी ने इस तर्क को वास्तविक बल दिया कि विशेषकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुकदमों में दिखावट और धारणा भी मायने रखती है। और यही इस मुद्दे का कानूनी केंद्र है। तर्क न्यायाधीश के मन में वास्तविक पक्षपात साबित करने का नहीं है, तर्क धारणा का है।
केजरीवाल की टीम का कहना है कि आसपास की परिस्थितियां ऐसी उचित आशंका पैदा करती हैं कि निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इस दृष्टिकोण में असली खतरा न्याय व्यवस्था पर जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचना है। बेशक आज के मीडिया माहौल में इतना विस्फोटक संघर्ष अदालत की चारदीवारी तक सीमित रहने वाला नहीं था। कानूनी रणनीति बहुत जल्दी जनसंपर्क रणनीति बन गई और लड़ाई सीधे जनमत की अदालत में पहुंच गई। फिर एक बेहद विवादास्पद कदम सामने आया। केजरीवाल की टीम ने अदालत की कार्यवाही से उनके भाषण को रिकॉर्ड कर ऑनलाइन जारी कर दिया और वह तेजी से फैल गया। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने इस प्रकाशन को अवैध बताया और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि उन वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए, लेकिन तब तक क्लिप्स वायरल हो चुकी थी। कानूनी कार्यवाही और राजनीतिक कंटेंट के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी थी। अदालत में दिए गए तर्क अब सिर्फ न्यायाधीश के लिए प्रस्तुतियां नहीं रह गए थे, वे एक बड़े सार्वजनिक नैरेटिव युद्ध के क्लिप्स और औजार बन चुके थे। तो अब हम कहां खड़े हैं? जब कोई अदालती मामला राष्ट्रीय तमाशे में बदल जाए, तब आपको पीछे हटकर यह पूछना पड़ता है कि असल दांव पर क्या लगा है। सिर्फ संबंधित लोगों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं संस्थाओं के लिए भी। परिणाम उलझे हुए हैं। केजरीवाल के लिए क्या यह रणनीति उन्हें एक पक्षपाती व्यवस्था का शिकार दिखाने में मदद करती है, या फिर इससे यह जोखिम पैदा होता है कि वे न्यायपालिका पर हमला करते दिखें? अदालतों के लिए यह रस्सी पर चलने जैसा है। वे ऐसे आरोपों का जवाब कैसे दें कि न तो वे दबाव के सामने झुकती दिखें और न ही वैध चिंताओं को नजरअंदाज करती प्रतीत हों। और जनता के लिए सवाल यह है कि लोग न्याय व्यवस्था पर भरोसा कैसे बनाए रखें जब वह एक और राजनीतिक रणभूमि जैसी दिखने लगे। यही यहाँ असली खतरा है, भरोसे का क्षरण। जब कानून, राजनीति और मीडिया के बीच की रेखाएं घुलकर एक सतत तमाशे में बदल जाती हैं, तब वे संस्थाएं जो निष्पक्ष दिखनी चाहिए संदिग्ध लगने लगती हैं। और एक बार भरोसा कमजोर पड़ जाए तो उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ती है। तो हम फिर उसी केंद्रीय सवाल पर लौटते हैं, क्या यह किसी ऐसे नेता का वास्तविक पक्षपात भय था जिसे सचमुच लगा कि उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, या यह शुरू से ही नैरेटिव पर नियंत्रण पाने के लिए रचा गया एक चतुर कानूनी और राजनीतिक कदम था? आखिर हमने अभी क्या देखा? न्याय की लड़ाई या नैरेटिव पर नियंत्रण की एक और जंग? और क्या न्यायाधीशों को ऐसे हर मंच से बचना चाहिए जिससे राजनीतिक निकटता की धारणा भी पैदा हो सकती हो? मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, इसलिए नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और ऐसे और गहरे विश्लेषण के लिए जो कानूनी तथ्यों को राजनीतिक कल्पना से अलग करते हैं, कानून प्लस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।